Okay, so let us start. So let us start. रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने कल पढ़ा था। आइसोथर्मल में हमने एक कंक्लूजन बताया था, याद होगा सभी बच्चों को। वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वाज, मैग्नीट्यूड की बात करूं, वाज ग्रेटर देन वर्क डन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, और कंप्रेशन में इसका उल्टा था। अब इसी चीज को वी कैन अंडरस्टैंड वाया अ ग्राफ। अब एक ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, सुनिएगा। जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं, पीवी ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, पीवी ग्राफ बना रहे हैं। सो पीवी ग्राफ जो हम बना रहे हैं, तो सिंस वी नो दैट वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये होता है। सो एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व will give you the value of what? Work done. Will give you the value of work done. This is quite obvious. Area under PV curve will give you the value of work done. अब यहां पे समझते हैं, एक बात और समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो, अब पीवी ग्राफ मैंने बनाया, तो पीवी ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैसा बनेगा? बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप बोल सकते हो। कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास बनकर तैयार। दिस इज द ग्राफ, एंड नाउ सिंस पीवी ग्राफ बना हुआ है, ये जो ग्राफ मैंने बनाया ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बना है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बना है ग्राफ, बिकॉज हम पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ये कह रहे हैं। पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब हम पी और वी के बीच में एक रिलेशन बता पा रहे हैं। हम पी और वी के बीच में एक रिलेशन बता पा रहे हैं, और रिलेशन बता पाना तभी संभव है, रिलेशन बता पाना तभी संभव है जब हर पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रेशर डिफाइंड हो। ठीक है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रेशर डिफाइंड हो, तभी एक रिलेशन बता पाना पॉसिबल है बिटवीन पी एंड वी। सो फॉर दैट रीजन जब भी आप पीवी के बीच में एक रिलेशन बता रहे हो, ऑब्वियसली ये गैस की पीवी है, गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, ये वही है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस की एक पहचान है कि आप पीवी के बीच में एक स्मूथ कर्व बना सकते हो, पीवी के बीच में एक स्मूथ कर्व बना सकते हो। ठीक है, ये पहचान है इसकी। तो अभी हम अगर इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, तो दिस शेडेड रीजन इज द एरिया ऑफ एरिया बिटवीन द कर्व, एंड दिस इज द वर्क डन। ये आपका वर्क डन है। अब देखो, हम अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बनाए, अब यहां पे तुम थोड़ा सा ये देख लो कि दिस इज P1V1 एंड दिस इज P2V2, दिस इज P2V2। ये मानो अगर हम ये A से B तक आए हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंशन जहां पे वॉल्यूम बढ़ा है, प्रेशर कम हुआ है। लेकिन जो प्रेशर कम हुआ है वो एक बार में नहीं हुआ है। अगर आप इस ग्राफ को समझ पा रहे हैं, तो प्रेशर एक बार में कम नहीं हुआ है। ये एक एक पॉइंट देखो, एक एक पॉइंट, आप इन दो पॉइंट्स के बीच में भी आप समझिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, उन दो पॉइंट्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइट स्टेप्स में आ रही है ये चीज। और जब इसी का जब आप इरिवर्सिबल का ग्राफ बनाते हैं ना, तो
बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है, बहुत लोग तो उल्टा सीधा बताते भी हैं इसको कि देखो इरिवर्सिबल के लिए स्मूथ कर्व नहीं बन सकता, और तो ये पीवी का ही ग्राफ बना रहे हैं, बट वो ऐसा डॉटेड लाइन बना देते हैं और बोलते हैं देखो डॉटेड लाइन है। आपने भी हो सकता है ऐसा कुछ सुना हो कहीं, ऐसा कुछ डॉटेड लाइन बना देंगे और बोलेंगे देखो ये इरिवर्सिबल है ना, इसलिए डॉटेड लाइन बनता है। अब इस बात का सर पैर तो मुझे कुछ नहीं समझ आता कि डॉटेड लाइन बनता क्या होता है और स्मूथ लाइन क्या होता है। आप समझिए, जब है ना, हाँ मैं बोला ना इसी तरह से बताते, हंसी आती है सुन के, बट ठीक है फिर भी कंट्रोल करते हुए आप समझिए, जब आप इरिवर्सिबल के लिए ग्राफ बना रहे हो तो एक्चुअली आप पी एक्सटर्नल का बना रहे हो। ओके, आप पी एक्सटर्नल के लिए बना रहे हो, पी गैस के लिए नहीं बना रहे हो। सो ये डॉटेड वॉटेड लाइन वाला फंडा ही खत्म। अब आप समझो कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, ध्यान से समझिए। अब आप इस पिस्टन को इमेजिन करो बेटा, इस पिस्टन को इमेजिन करो। जब प्रेशर शुरू में क्या है, प्रेशर देखो काफी हाई प्रेशर है, P1 प्रेशर, लेकिन ये तो एक्सटर्नल प्रेशर है। तो हाँ ठीक है भाई, एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है, शुरू में एक्सटर्नल प्रेशर P1 है, लेकिन जैसे इस स्टॉपर को हमने हटाया तो बाहर का प्रेशर P2 है। तो क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि जैसे वॉल्यूम, अभी पहले वॉल्यूम बेटा V1 था, पहले वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब जैसे ही वॉल्यूम V1 से V1 प्लस डेल्टा V भी हुआ है, अगर थोड़ा भी वॉल्यूम बढ़ा है तो बाहर का प्रेशर क्या है, तो बाहर का प्रेशर क्या है, बाहर का प्रेशर P2 है ना। थोड़ा भी वॉल्यूम बढ़ा है तो बाहर का प्रेशर P2 है, जो कि वो मिनिमम वाला प्रेशर है। तो शुरू में ये यहां था, अब जहां जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा है, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा है, बाहर का प्रेशर P2 है। ये है देखिए बाहर का प्रेशर, दिस इज सपोज P2, दिस इज P1, सो दिस इज द कर्व। ओके, दिस इज द कर्व, कोई डॉटेड लाइन वॉटेड लाइन नहीं है, ये ठीक है, ये कर्व है, बट P एक्सटर्नल वर्सेस V का कर्व है, P गैस वर्सेस V का स्मूथ कर्व नहीं बन सकता। असली कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, P गैस वर्सेस V का स्मूथ कर्व नहीं बन सकता, ये असली कॉन्सेप्ट है। लेकिन वर्क निकालने के लिए तो P एक्सटर्नल भी चलेगा, क्या दिक्कत है ना। अगर आपको वर्क डन चाहिए तब तो P एक्सटर्नल, क्या दिक्कत है भाई, P एक्सटर्नल डेल्टा V ही एक्चुअली वर्क डन है। वो तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बढ़िया, वो गैस के बराबर हो जाता है तो हम P भी लिख देते हैं। ओके, तो भाई दिस इज द दिस इज द कर्व, और यहां पे अगर आप देखें, सो दिस इज द शेडेड एरिया एंड यू कैन सी द मैग्नीट्यूड डिफरेंस। आप मैग्नीट्यूड का डिफरेंस देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड बिल्कुल अलग अलग है और इसकी मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा नजर आ रही है। अब आप एक चीज और देखो बेटा, अगर ना, अगर इसी में मैं नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाऊं, अगर इसी में मैं नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाऊं तब क्या होगा समझना। नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाने का मतलब है शुरू में प्रेशर P1 ही है, शुरू में प्रेशर P1 ही है, दिस इज P1 प्रेशर, फाइनली प्रेशर P2 ही होगा, लेकिन बीच में मैंने यहां पे एक और स्टॉपर लगाया हुआ है यहां पे, जो कि P1 डैश का प्रेशर दे रहा होगा। तो पहले मैंने इसको हटाया, तो एक स्टेप ये हुआ कि यहां से ये यहां तक गया, ये देखो, तो इस पॉइंट पे भी प्रेशर डिफाइंड होगा ना, बिकॉज हम रोक रहे हैं उसको वहां ले जाकर, इस पॉइंट पे भी प्रेशर डिफाइंड होगा। तो शुरू में P1 है, उसके बाद
जैसे ही वॉल्यूम बढ़ी है, ध्यान से समझना बेटा, V1 प्लस डेल्टा V, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ी है, बाहर का प्रेशर क्या है? बाहर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर क्या है? अभी यहां पे देखो ग्राफ कैसे बनेगा, उसके बाद मैं इस पे आ रहा हूं, पिस्टन पे आ रहा हूं, ठीक है। देखो सपोज दिस इज द प्रेशर P1 डैश, ये प्रेशर है। तो आप ऐसे समझिए, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ी है, ये थोड़ा सा सेटअप शायद गलत हो गया, सेटअप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो कुछ इस तरह से, मतलब आप P2 तक जा रहे हो, वो लेकिन फाइनली लगा रहे हो, ठीक है। बीच में क्या किया आपने? बीच में आपने P1 डैश तक के प्रेशर आपने लाया, P1 डैश तक का बाहर का प्रेशर था। आप इसको ब्लॉक रख के समझ लो बेटा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं इसको ब्लॉक रख के समझा देता हूं, दैट विल बी बेटर। मतलब मैं 2 ब्लॉक रख के समझा देता हूं, तो उससे आपको ज्यादा अच्छा टच मिलेगा। देखो ऐसे, तुम्हारे पास ये शुरू में था, ये 2 ब्लॉक्स रखे हुए थे। अभी दोनों ब्लॉक्स को मिला लो तो P1 का प्रेशर है बाहर का। अब आप एक ब्लॉक को हटा लो तो P1 डैश का प्रेशर है एक ब्लॉक का, और फिर इसको भी हटा लो तो बाहर का P2, टोटल प्रेशर P2 है। अब इससे इमेजिन कर लो, तो देखो जैसे शुरू में वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा है, बाहर का प्रेशर क्या है? P1 डैश, तो ये बीच के कुछ वॉल्यूम तक आया है। उसके बाद फिर जैसे वॉल्यूम बढ़ा है, बाहर का प्रेशर क्या है? P2, बाहर का प्रेशर है P2, तो ये ऐसा जाएगा। तो देखो तो हमने एक स्टेप और बढ़ाया, हमने एक स्टेप और बढ़ाया, तो इतना मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, दिख रहा है। इसी तरह से 2 स्टेप बढ़ाओगे, थोड़ा सा और मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। 3 स्टेप बढ़ाओगे और मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। और जब आप इनफाइनाइट स्टेप्स तक चले जाओगे, तब मैक्सिमम वर्क डन की वैल्यू मिलेगी इनफाइनाइट स्टेप्स में। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बढ़ रहा है। और मैक्सिमम वर्क डन इन इनफाइनाइट स्टेप्स। कंप्रेशन में भी सोच सकते हो बेटा, ऐसा ही होगा, बट एग्जैक्टली अपोजिट होगा वहां पे। कंप्रेशन में भी सोच सकते हो ऐसा ही होगा, बट एग्जैक्टली अपोजिट होगा। And if the number of steps are infinite, it would be reversible, right? Yes, it will be reversible. इसीलिए तो बोले रिवर्सिबल में मैक्सिमम वर्क डन आ रहा है। स्टार्टिंग वाला कहां स्ट्रेट लाइन है? P1 से P2 तक। स्टार्टिंग वाला कहां स्ट्रेट लाइन है? P1 से P2 तक, या ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। स्टार्टिंग वाला मतलब ये वाला बोल रहे हो क्या बेटा? ये A से P1 डैश तक, P1 से P1 डैश तक स्ट्रेट लाइन है। ये देखो ना, आप यहां से समझो, इससे समझो। शुरू में ये दोनों मिलकर P1 प्रेशर लगा रहे थे, आपने एक ब्लॉक को हटाया तो बाहर का प्रेशर P1 डैश है। तो जब तक वॉल्यूम बढ़ रहा है वो P1 डैश तक बढ़ा, फिर P1 डैश पे ये रुक गया, तो उस पॉइंट पे प्रेशर हमने डिफाइन किया, उस पॉइंट पे हमने प्रेशर डिफाइन किया, तो ये P1 डैश तक ये ऐसा वॉल्यूम बढ़ा। तो जब तक ये वॉल्यूम बढ़ा है, तो दिस वॉल्यूम लेट अस कॉल इट V डैश, दिस वॉल्यूम इज V डैश सपोज। तो V डैश तक वो गया है, और V डैश पर जो बाहर का प्रेशर है वो P1 डैश है सपोज। एंड देन उसके बाद फर्दर जैसे ही इंक्रीज हो रहा है, बाहर का प्रेशर P2 है। देखो जैसे आपने इसको हटाया, इसके ऊपर कुछ नहीं है, बस P2 का प्रेशर बाहर से लग रहा है, और इसके साथ साथ ऐसा हो रहा है। और आप यहां से आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बढ़ेगा। अब मैं इसमें 3-4 बार इसी चीज को नहीं, 2 स्टेप 3 स्टेप बढ़ा बढ़ा के नहीं दिखाऊंगा। इतना समझदार होता है बच्चा उतना समझ जाता है। पर जब P1 डैश बना तब वॉल्यूम तो चेंज हो चुका है। हाँ जी, वॉल्यूम चेंज हो चुका है बोले तो वॉल्यूम चेंज हो गया है ना, क्या प्रॉब्लम है? वॉल्यूम चेंज हो गया
तो वॉल्यूम V1 डैश हो गया है, V डैश हो गया है, वॉल्यूम V डैश हो गया। लुक, कोई बात नहीं ना बेटा, वॉल्यूम चेंज हो गया है, दिस इज V डैश। लेकिन वो वॉल्यूम V1 और V2 के बीच का कुछ वॉल्यूम है ना, वो V डैश हो गया है। उसके बाद फिर तुम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस करा रहे हो, ये भी एक इरिवर्सिबल स्टेप है, ये भी एक इरिवर्सिबल स्टेप है। फ्रॉम ग्राफ स्ट्रेट लाइन मीन्स, अच्छा देखो, ये यहां से यहां तक, नहीं नहीं, उसका ये मतलब है कि यहां से यहां तक, देखो वो ये क्या पूछना चाह रहे हो तुम, शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बट एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। देखो ये बेटा, जब यहां से यहां तक आ रहा है तो बाहर का प्रेशर क्या है बताओ? बाहर का प्रेशर P1 डैश ही है, बाहर का प्रेशर P1 डैश है। तो बाहर का प्रेशर हमने किया P1 डैश, बाहर का प्रेशर कम हुआ और P1 डैश पे वॉल्यूम बढ़ने लगा, P1 डैश पे वॉल्यूम बढ़ने लगा। और उसके बाद फिर आपने एक ब्लॉक और हटाया, तो उसके बाद फिर बाहर का प्रेशर कम होने लगा, बाहर का प्रेशर कम होने लगा और बाहर का प्रेशर इंस्टेंटली P2 हो गया, बाहर का प्रेशर इंस्टेंटली P2 हो गया। और उसके बाद उस प्रेशर पे फिर वॉल्यूम बढ़ने लगा, उस प्रेशर पे फिर वॉल्यूम बढ़ने लगा। अच्छा, P से P डैश को आइसोकोरिक कह सकते हैं, ये सवाल है। P से मतलब P1 से P डैश पूछना चाह रहे हो शायद, तो P1 से P डैश को, तो अगर देखा जाए क्या ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस तो बोल पाना मुश्किल है, क्योंकि आप अगर देखो तो यहां से यहां तक अगर हम देखें तो हुआ ही क्या है, क्या हुआ है? क्या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आई है? क्या हीट हुआ है या कोई वर्क हुआ है? कुछ हुआ है? तो मेरा नहीं ख्याल कुछ हुआ है। वो तो बस बाहर का प्रेशर हमने घटाया है एक बार में, बस उतना ही बता रहा है। तो कोई आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं बोल सकते उसको। सो बेटर डोंट कॉल इट आइसोकोरिक प्रोसेस फ्रॉम ए टू पी। ओके, कुछ हुआ ही नहीं। चलो बेटा, ये समझ आ गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंप्रेशन। ये कंप्रेशन में थोड़ा सा जल्दी खत्म करूंगा, बिकॉज आपको ये समझ आ गया तो कंप्रेशन भी समझ आ जाए। देखो, एक मजेदार बात, आप कंप्रेशन करा रहे हो, अगर आप रिवर्सिबली करा रहे हो ना, सेम पाथ ट्रेस हो जाएगा, सेम पाथ ट्रेस हो जाएगा। चलो इसको इनिशियल मान लो इस बार, P1 V1, प्रेशर बढ़ा दिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाए, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाए, दिस इज P2 V2, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाए, P2 V2 P1 V1, एंड दिस इज PV। यहां ये प्रेशर किसका है? गैस का है। सर बाहर का है नहीं बोल सकते? बोल सकते हो बाहर का है, क्या दिक्कत है? लेकिन पीवी के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया हमने, एंड दिस इज पी ऑफ गैस, और वी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया, अगेन वही रिलेशन है, दिस इज कांस्टेंट। अब बेटा मैग्नीट्यूड देख लो, तो सर इससे तो एक और कंक्लूजन निकल गया कि रिवर्सिबल आप एक्सपेंशन कराओ या कंप्रेशन कराओ, अगर बिटवीन द सेम स्टेट्स करा रहे हो तो मैग्नीट्यूड सेम होता है। निकल गया ना ये कंक्लूजन? जी हाँ। तो वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराओ या फिर वर्क इरिवर्सिबल आइसो, सॉरी नॉट इरिवर्सिबल, माय मिस्टेक, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन कराओ।
लेकिन अगर बिटवीन सेम स्टेट्स करा रहे हो, बिटवीन सेम स्टेट्स करा रहे हो, तो वर्क की मैग्नीट्यूड सेम होती है, पाथ ट्रेस कर लेगा। बट नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में क्या होगा, ग्राफ को देखना, फिर कंप्रेशन इरिवर्सिबल की बात करते हैं। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो एक बार ग्राफ को देखो, फिर से ग्राफ को देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। दिस इज P एक्सटर्नल एंड दिस इज V। नाउ वी हैव P1 V1 प्रेशर एंड वॉल्यूम। कुछ ज्यादा सा प्रेशर है, कुछ ज्यादा कम है, प्रेशर काफी अभी, ठीक है। P1 ये कम प्रेशर है, P1 कुछ भी नहीं रखा हुआ है, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P1 जो भी है। अब हम जा रहे हैं P2 पर। P2 पर कैसा जाएगा, वो क्या करने पे जाएगा, एक बार में ब्लॉक रख दो, एक बार में ब्लॉक रख दो। तो देखो बेटा, वॉल्यूम जो है वो V1 से V1 माइनस डेल्टा V जब हुआ है, थोड़ा भी वॉल्यूम कम हुआ है तो बाहर का प्रेशर क्या है, थोड़ा भी वॉल्यूम कम हुआ है तो बाहर का प्रेशर क्या है, बाहर का प्रेशर इस ब्लॉक का प्रेशर और जो P1 है वो जोड़ लो, आप जैसा भी करना है कर लो। बाहर का प्रेशर P2 है, बोल सकता हूं बाहर का प्रेशर P2 है, सपोज दिस इज P2। सो क्या ऐसा नहीं बनेगा इस बार ग्राफ, दिस, और जैसे ही वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है बाहर का प्रेशर P2 है। स्ट्रेट लाइन ही है, समझ लेना, वो थोड़ा मेरे से टेढ़ा बन गया, वो स्ट्रेट लाइन ही। और ये देखो ऐसा, एंड दिस वाज, ये जो था आपका रिवर्सिबल वाला पाथ था, और आप देखिए इरिवर्सिबल में जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द वर्क डन। लुक एट द मैग्नीट्यूड, लुक एट द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, तो काफी ज्यादा है ये मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब एक बात और करते हैं ना, इसमें इसमें भी दो स्टेप में एक बार करते हैं। चलो देखो, दो स्टेप में करोगे। शुरू में P1 था, फिर P1 से आया P1 डैश, और फिर आया P2। दो ब्लॉक रख लेते हैं, ठीक है, दो ब्लॉक रख लेते हैं, एक एक करके रखेंगे, बट है ना, एक एक करके रखेंगे। तो पहले एक ब्लॉक रखे, उसके बाद दो ब्लॉक रखे। तो जब आपने एक ब्लॉक रखा है, जब आपने एक ब्लॉक रखा है, तो प्रेशर आया कहां तक, P1 डैश तक। P1 डैश इसके कहीं बीच में होगा। तो जैसे वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है, बाहर का प्रेशर P1 डैश है, मान लो यहां तक वॉल्यूम आपने कम किया, अब वो तो बीच का है, कोई पॉइंट ले लो, है ना, मान लो यहां तक कम किया, तो यहां तक तुमने कम किया, तो ये ऐसा और ये ऐसा, और इसके बाद जो फर्दर वॉल्यूम कम हुआ है, उस वक्त बाहर का प्रेशर P2 है। तो ये लो, समझ आई बात। तो ये पोर्शन देखो एक्सक्लूड हो जा रहा है, ये पोर्शन एक्सक्लूड हो जा रहा है। इस तरह से नंबर ऑफ स्टेप्स अगर बढ़ेंगे तो छोटा छोटा पोर्शन एक्सक्लूड होता जाएगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में मिनिमम वर्क डन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में मिनिमम वर्क डन होगा। आई गेस आपको समझ आ रही होंगी बात अब, ठीक है। तो आपके लिए मैं यहां लिख रहा हूं, एज नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीजेस number of steps increases, magnitude of work done decrease। हाँ हाँ, वो एजम्पशन नहीं, वो प्रैक्टिकली भी वैसा ही करा रहे कि प्रेशर एकदम से बढ़कर P2 हो जा रहा है, बिकॉज ये ऐसा था और एकदम से हम इस ब्लॉक को रख रहे हैं। चेंजिंग पॉइंट क्या है, रिवर्सिबल वाले कर्व पे होता है चेंजिंग पॉइंट, चेंजिंग पॉइंट नहीं समझ पा रहा हूं मैं अच्छा, ये वाला पॉइंट इसको बोल रहे हो क्या, ये रिवर्सिबल वाले कर्व पे होता है, रिवर्सिबल वाले कर्व पे होगा ये,
अब दैट विल डिपेंड, मैं वॉल्यूम को बीच में ऐसे ही ले रहा हूँ। अब वो चेंजिंग पॉइंट वहां रहना क्या जरूरी है क्या? आप हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं हम, क्योंकि सिंस सेम गैस की बात कर रहे हैं। देखो ये मैंने थोड़ा सा रफली बना दिया, इसको और एग्जैक्ट बनाने के लिए ना ऐसा कर लो, पीछे तो नहीं किया ना, ये पीछे इधर मैंने इंडिपेंडेंट बनाया था, अब यहाँ मैंने रिवर्सिबल वाली लाइन बना दी है ना, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये थोड़ा यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को सेटिस्फाई तो करेगा ना उस पॉइंट पे, और पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इस लाइन पे आ रहा है। तो बेटर ना मैं ये करता हूँ, ये जो व्हाइट वाली लाइन है इसको अभी इग्नोर्ड मानो आप, है ना, लेकिन अगर आप बना रहे हैं ना तो फिर थोड़ा ऐसा ही बनाना, इस पे लाई करेगा ये पॉइंट, है ना, इसी को बोल रहे हो शायद चेंजिंग पॉइंट, इसी को बोल रहे हो, ठीक पॉइंट उठाओ। ये मैंने इधर रिवर्सिबल वाली लाइन बना दी है, तो मेरे को ऐसा बनाना पड़ेगा। क्यों ऐसा बनाना पड़ेगा, सभी को समझ आ गया बात? क्योंकि भाई पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को तो फॉलो करेगा ना वो गैस उस पॉइंट पर, और पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी का ग्राफ तो यही है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी का ग्राफ तो यही है, उस पॉइंट पे तो गैस का प्रेशर डिफाइंड है ना, तो इस वजह से ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए। अब अगर ये वाला वॉल्यूम है तो वो प्रेशर कुछ ऐसा करोगे आप, है ऐसा करोगे प्रेशर, तो ठीक है। बात ये है कि एज नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन डिक्रीजेस एंड मिनिमम वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन। ये डायग्राम नहीं, गैस का प्रेशर अचानक कम हो जाएगा, ठीक है, गैस का प्रेशर अचानक कम हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? हम तो यहाँ पी एक्सटर्नल का कर्व बना रहे हैं, तो गैस के प्रेशर से प्रॉब्लम क्या होगा? ये तो पी एक्सटर्नल लिखा हुआ है हमने सेफली, कुछ प्रॉब्लम होगा उससे तो बताओ। सो दिस इज इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, हमने ये देख लिया। अब ना एक काम करते हैं, अब एक छोटा सा ना न्यूमेरिकल लेता हूँ, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूँ, और उस छोटे से न्यूमेरिकल के थ्रू हम एक बार देख लेते हैं कि वर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू, बहुत सिंपल सा एक सिंपल प्रॉब्लम ले लेते हैं। एंड दिस प्रॉब्लम इज लाइक दिस कि 2 मोल ऑफ एन, ये आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं सिर्फ आपके सामने एक बार इसके वैल्यूज रखूंगा, सॉल्व करके बता दूंगा, कोई बहुत खास सवाल नहीं है। ऑफ एन आइडियल गैस इज isothermally expanded from 2 atm to 1 atm at 300 केल्विन। सो कैलकुलेट करना है हमको, कैलकुलेट करना है Q, W, डेल्टा U and डेल्टा H if process is reversible, and second is process is irreversible and expansion against constant external pressure of constant external pressure of 1 atm has taken place। ठीक है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm अगर हुआ है तो देखो, बहुत आसान सी चीज है, पहले हम इसमें प्रोसेस इज रिवर्सिबल की बात करते हैं। देखो 2 मोल आइडियल गैस का था, आइसोथर्मल एक्सपैंड हो रहा है 2 atm से 1 atm, तो रिवर्सिबल के लिए वर्क डन हमको चाहिए अगर, तो एक बात तो पहले ये देखो बेटा, डेल्टा यू डेल्टा एच दोनों ही 0 होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एनसीबी डेल्टा टी 0 है, एनसीपी डेल्टा टी 0 है, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो फर्क ही नहीं पड़ता। वर्क के लिए
वर्क के लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे, दिस nRT log P1 by P2. तो when you will put the values over here, you will get the answer as -420R. ये कुछ वैल्यू मिलेगी. ओके, एंड हीट विल बी जस्ट पॉजिटिव ऑफ दिस, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट आती है उसका वर्क हो जाता है, जो हीट आती है उसका वर्क हो जाता है. इंटरनल एनर्जी में किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर एक मोमेंट पर भी टेम्परेचर चेंज हो गया, किसी मोमेंट पे भी टेम्परेचर, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इनिशियली और फाइनली सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, तब आइसोथर्मल नहीं बोल पाएंगे हम कि टेम्परेचर शुरू में भी T1 था, लास्ट में भी T1 है. अरे भाई, बीच में क्या पता आपने 10 बार टेम्परेचर चेंज किया हो. तो आपको कंप्लीट पाथ देखना होता है. तो दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर ए. एंड सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर बी, इरिवर्सिबल है तो फिर एक ही फॉर्मूला बच उठता है, दैट इज -P एक्सटर्नल डेल्टा V, विच इज nRT बाय V2 minus nRT, not V2, sorry, nRT by P2 minus nRT by P1. And here you can see that P external, कल बताया था ये केस, P external और P2 यहाँ पे सेम है, क्योंकि फाइनली भी वो 1 atm तक जा रहा है और अगेंस्ट 1 atm एक्सपेंशन हुआ है, तो ये दोनों सेम है. और P1 जो है वो तो P12 है, और आप वैल्यूज को पुट करोगे, then you will get the value of work as -300R. So numerically also you can see that magnitude is more in reversible process, since it was a expansion. Since it was an expansion, you have magnitude of reversible process ज्यादा है, और Q की वैल्यू अगर चाहिए तो बस +300R कर दो बेटा, और क्या टेंशन है ना. Q तो ये हो जाएगा. डेल्टा U को केमिकल चेंज में डेल्टा NGRT लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं केमिकल चेंज में डेल्टा U को डेल्टा NGRT? CV मतलब अच्छा, डेल्टा NGCVT. किस चीज के लिए पूछ रहे हो? एक सेकंड में तुम्हारा क्वेश्चन पहले पढ़ लूं. डेल्टा NG केमिकल चेंज में, अच्छा मतलब मानो ये A से B बना है और ये गैसियस है, ये 2 मोल गैसियस बन गया, और इसमें हमको निकालना है डेल्टा U. तो इसके लिए तो फॉर्मूला यही है ना यार, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U. ये कल बताए थे रिलेशन, डेल्टा NGRT, दिस वाज द रिलेशन. अब इसको डेल्टा NGCVT ये कहां से आ जाएगा? अब कहीं इधर उधर से कहां से डिराइव हो रहा है? डेल्टा U को तुमने वो कैसे लिखा है? अच्छा, क्या इसको ऐसा कर रहे हो, NCPDT, NCPDT. नहीं, वो कैसे डिराइव होगा? डेल्टा U को डेल्टा NGCVT. अच्छा ठीक है ना, तो ठीक है, वहां से कुछ ऐसा करने से अगर आ रहा है, हाँ तो वही बात है, तो फिर लिख सकते हो, कोई क्यों नहीं लिख सकते हो. लेकिन आप ये समझो कि वो जो फिजिक्स में आप लिखते हो, क्या बोल रहे हो, फिजिक्स में F/2RT लिखते हो, ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल चेंज के लिए थोड़ी ना लिखते हो.
ये तो बस अंडरगोइंग यानी प्रोसेस के लिए लिखते होगे, केमिकली कुछ चेंज हो जाएगा तब थोड़े ना लिखते हो वो, तो वो इरेलेवेंट बात है, उसको ऐसा कुछ नहीं लिखना है डेल्टा यू को, डेल्टा एन जी सी वी टी वगैरह वगैरह ये सब कुछ नहीं लिखना है। आइजोथर्मल फेस चेंज में यू चेंज होता है, आइजोथर्मल फेस चेंज, अरे ऑब्वियसली यू चेंज होगा ना यार, फेस चेंज हो रहा है तो, जैसे कल भी बताया था H2O लिक्विड H2O गैस, H2O लिक्विड H2O गैस, अब ये कोई टेम्परेचर पर हो रहा है, किसी टेम्परेचर पर अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो डेल्टा यू तो चेंज होगा ही, डेल्टा यू नॉन जीरो रहेगा इसमें, डेल्टा यू नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी जो है वो हम लिखते हैं फॉर कोई गैस के लिए जब बात कर रहे होते, तभी सिर्फ ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे होते, वो तो उस समय भी हम लिखाए थे। तो ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिर अगर वो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन से कुछ डिराइव विराइव होके शायद ये आ रहा है कुछ, ये क्या डेल्टा एन जी आर टी करके, इक्वी पार्टीशन से अगर ऐसा कुछ आ रहा है वो डिफरेंशिएट वगैरह करने के बाद एफ को, तो फिर ठीक है अगर उससे आ रहा है तो। हाँ सीवी जो भी है सीवी। अब इक्वी पार्टीशन के पूरे कंक्लूजन मुझे थोड़े याद भी नहीं, पढ़ाते भी नहीं उसको इसलिए देर को, तो अगर वहां से आप करे हो डिफरेंशिएट वगैरह कुछ कुछ आ रहा है तो ठीक है, वैसे उसका काम कुछ नहीं आने वाला है हमको, ठीक है, उसका काम कुछ भी नहीं आने वाला है, इक्वी पार्टीशन का कोई भी काम वाम नहीं आने वाला, बट अगर वो डिफरेंशिएट किए हो विद इन रूल्स अगर किए हो तो फिर आया होगा कुछ जो रिलेशन, ठीक है। चलो, तो सेकेंड वाले पार्ट को बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो सेकेंड वाले पार्ट को, कैन यू एक्सप्लेन थ्रू डायग्राम, तो डायग्राम के थ्रू कुछ नहीं बेटा, देखो कुछ नहीं है, ये आपके पास शुरू में सपोज करो ऐसा तुमने रखा हुआ था, ये एक ब्लॉक रखा हुआ था जिसकी वजह से प्रेशर 2 एटीएम बना था, और 2 एटीएम बना हुआ था प्रेशर, आपने बस इस ब्लॉक को हटा दिया, एक बार में ब्लॉक को हटा दिया और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम था, बस हो गया। तो ये यहां से यहां तक एक्सपैंड कर गया, यहां से यहां तक एक्सपैंड कर गया, और एक्सपेंशन के दौरान वो बाहर से हीट लेता जा रहा है, क्योंकि 300 केल्विन टेम्परेचर उसको मेंटेन करनी है, क्योंकि 300 केल्विन टेम्परेचर उसको मेंटेन करनी है। तो ये हो गई बात। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में मैं एक बात बताऊं आपको, आइसोकोरिक और आइसोबारिक ये दोनों प्रोसेस को ना बच्चे बड़ा अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, कि ठीक है यार खत्म हो गया तुरंत ये तो, लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं जो समझने योग्य है। क्या है, हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को बहुत डीप में पढ़ते हैं, लेकिन आइसोकोरिक और आइसोबारिक थोड़ा सा लग जाता है, ठीक है यार हो गया ये तो छोटा ही सा है, इसमें है ही क्या, ज्यादा कुछ है भी नहीं, बट फिर भी देखो बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस करा रहे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये बात हमने पहले ही बता दी, वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि रिजिड वेसल है, पिस्टन फिक्स्ड है। मैं एक सवाल छोटा सा आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पे, कि वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा तो वर्क तो नहीं होगा, ये भी बात क्लियर है, वर्क नहीं होगा, यस वर्क नहीं होगा, बिकॉज डेल्टा वी ही जीरो है, डेल्टा वी ही जीरो है ना।
तो फर्स्ट लॉ से देखो तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये जीरो हो गया, तो हम बोलेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें जो बाउंड्री यूज करेंगे या फिर जो वॉल यूज करेंगे वो एडियाबैटिक होगी। एडियाबैटिक मीनिंग मैं इंसुलेटेड बोलना चाहता हूं। इंसुलेटेड होगी या फिर वो कंडक्टिंग ही होनी चाहिए, या फिर दोनों हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, या दोनों हो जाए। क्या लगता है आपको? जी हाँ, देखो, कुछ बच्चे कंडक्टिंग बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बोथ, दोनों हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, अगर वो एडियाबैटिक हुई, अगर वो एडियाबैटिक हुई, मानो आपके पास ये पिस्टन फिक्स्ड है और इसका प्रेशर है P1, इसका वॉल्यूम है V1, इसका टेम्परेचर है T1। अब अगर ये एडियाबैटिक है तो आप हीट दे रहे हो बट हीट अंदर जा ही नहीं रही है। अगर हीट अंदर गई ही नहीं तो ना तो टेम्परेचर चेंज हुआ ना तो प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम तो वैसे भी नहीं चेंज हुआ। तो अगर एडियाबैटिक वॉल्स हो जाएंगे सो नो प्रोसेस विल अकर, यहां कोई प्रोसेस नहीं हो रहा हो। कोई प्रोसेस ही नहीं होगा। देयरफॉर कंडक्टिंग वॉल्स ये मस्ट है कंडक्टिंग वॉल से। और ये प्रोसेस में हो ही क्या रहा है, इस प्रोसेस में बस आप हीट दे के गर्म कर रहे हो और कुछ नहीं। आप हीट दे रहे हो और अंदर वाले की टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। यू आर जस्ट गिविंग हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर, बस इतना सा काम कर रहे हो। नाउ अब इसमें डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू लिख रहे हैं अपन, and this can also be written like this is equals to delta u is equals to ncv delta t. Is this applicable here? ncv delta t applicable? Of course yes, क्यों नहीं होगा। और अगर डेल्टा एच की बात करूं तो एनसीपी डेल्टा टी एप्लीकेबल? यस, ये तो एप्लीकेबल है, आइडियल गैस ही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब आइडियल है, जब तक मैं बोल रहा हूं आइडियल ही है। अब बात आती है सर रियल के लिए डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे? रियल के लिए डेल्टा एच क्या करेंगे अगर रियल गैस हुआ तो रियल के लिए क्या करोगे? तो भाई मैं कहूंगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, आप फिर यहां से निकालो डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। तो अब वॉल्यूम तो सेम ही है, तो P2 माइनस P1 आप यहां से निकालो। ठीक है, आपको यहां से ही निकालना पड़ेगा रियल गैस के लिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला है, हमेशा यूजफुल होता है। यस और क्या इसमें अच्छा ये एनसीपी डेल्टा टी ही है? अच्छा, ये एनसीपी ये एनसीपी डेल्टा टी है? कैसे ये एनसीपी डेल्टा टी कैसे है? रियल गैस के लिए कैसे ये एनसीपी डेल्टा टी है? वो तो आइसोबारिक में लगता है ना बेटा एनसीपी डेल्टा टी। आइसोकोरिक में आप डेल्टा यू का एनसीबी डेल्टा टी लगा सकते हो फॉर रियल गैस।
रियल गैस के लिए एनसीवी डेल्टा टी पढ़े थे ना, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। डेल्टा एच एनसीपी डेल्टा टी आइसो बारिक में होता था, थोड़ा सा अगर आप याद करोगे तो, ऑल्दो ठीक है यही लगी। नाउ लेट्स कम टू, इसमें देखो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कोई अलग अलग लोचा नहीं है, सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वर्क का भी कोई फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू आइसोबारिक प्रोसेस, दिस इज अ गुड वन। आइसोबारिक में देखते हैं। देखो सबसे पहले बेटा आइसोबारिक में बात यही है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा? वर्क हो रहा है, हाँ हो रहा है। पिस्टन कैसा होगा? मूवेबल, पिस्टन मूवेबल, जी हाँ पिस्टन मूवेबल है। और वॉल्स की बात करें, फिर से वही तीन ऑप्शंस दे रहा हूं। कंडक्टिंग, एडियाबैटिक, या फिर दोनों ही चलेगा। इस बार भी बहुत बच्चों का बोथ आंसर आ रहा है। अच्छा पीछे का ये वेद पूछ रहा है सर आइसो, ये जो आइसोकोरिक है क्या ये रिवर्सिबल है? Yes, you can call it reversible because at every point of the process you have defined pressure. बट रिवर्सिबल इरिवर्सिबल यहाँ हम बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। वी आर नॉट सेइंग इट टू बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बिकॉज रिवर्सिबल में फिर वो दिक्कत आ जाएगी ना, वो डेफिनेशन था कि इट इज प्रैक्टिकली नॉट अचीवेबल, बट यू आर हिटिंग इट एंड इट इज प्रैक्टिकली अचीवेबल। तो इस वजह से थोड़ा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में से कुछ ना बोलना ज्यादा ठीक है। और फिर बोलोगे सर ग्राफ तो स्मूथ बन जाता है, ग्राफ तो स्मूथ बन जाता है बिटवीन, जब हम प्रेशर और टेम्परेचर या प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं, तो उस तरह से लगता है सर रिवर्सिबल होना चाहिए। तो वही बात है, वी डोंट यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो बेटर डोंट यूज इट, ओके, वो अच्छा रहे। तो अब यहाँ पे बोथ आर ओके बोला जा रहा है। अब चलो बात करते हैं, हाँ ये भी डाउट आता है, कंडक्टिंग हुआ तो आइसोथर्मल हो जाएगा सर। चलो बेटा देखते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से पक्का करते हुए चलेंगे। हमसे जो भी पढ़ रहा है उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी खराब नहीं होने चाहिए, इस चीज को मेक श्योर करता हूं मैं। देखो बेटा अगर मान लो, चलो मान लो ये एडियाबैटिक है या इंसुलेटेड है, एक्सपेंशन होगी, मानो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ जब, तो बेटा प्रेशर क्या हो गया इसका? प्रेशर तो कम हुआ, एक्सपेंशन हुई तो प्रेशर कम हुआ। अब प्रेशर इसका कम हो रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बाहर से क्या लेना पड़ेगा? बाहर से लेना पड़ेगा हीट, बाहर से इसे हीट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जब बाहर की तरफ जा रहा है ना, ये जब बाहर की तरफ एक्सपैंड हो रहा है, जब ये एक्सपैंड हो रहा है तो इसकी प्रेशर कम हो रही है, प्रेशर कम हो रही है, तो प्रेशर को अकम्पनसेट करने के लिए हमें हीट लेना पड़ेगा। और हीट जब लेंगे, अब एक कंफ्यूजन यहां पे आता जरूर है, आइसोथर्मल वाला कंफ्यूजन, कि सर आइसोथर्मल में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था, आइसोथर्मल में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था सर। मेरी बात को समझो, आइसोथर्मल में, सुनना मेरी बात को भी अच्छे से, आइसोथर्मल में हम उतनी ही हीट अंदर फ्लो करा रहे थे जिससे यू चेंज ना हो, यू चेंज ना हो, आइसोथर्मल में ऐसा चल रहा था। लेकिन यहां जो हीट एब्जॉर्ब होगी, यहां जो हीट एब्जॉर्ब होगी
वो थोड़ी और ज्यादा मात्रा में होगी, बिकॉज हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा यहां पे, बिकॉज ज्यादा वॉल्यूम पे वही प्रेशर मेंटेन करना है। समझ पा रहे हो? ज्यादा वॉल्यूम पे वही प्रेशर मेंटेन करना है। यस, ज्यादा वॉल्यूम पे वही प्रेशर मेंटेन करना है, तो इस बार हीट आएगी और आइसोथर्मल वाले से ज्यादा आएगी। तो ज्यादा वॉल्यूम पर, ज्यादा वॉल्यूम पर सेम प्रेशर, सेम प्रेशर मेंटेन करने के लिए, सेम प्रेशर मेंटेन करने के लिए ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, so that टेम्परेचर बढ़ जाए। अभी क्या आपको डिफरेंस समझ आया आइसोथर्मल और आइसोबारिक में? भले अभी आप लोगों ने एक दो बार पढ़ा होगा, बट इतना बारीकी से नहीं देखा होगा इसको। आपको लगता होगा हाँ ठीक है, W0 ये जीरो वो जीरो बोल के निकल जाते हो, है ना? इस तरह से पढ़ोगे तो कोई भी सवाल नहीं होगा जो नहीं बन। इरिवर्सिबल सर, इरिवर्सिबल होने के लिए बस प्रेशर नॉट डिफाइंड होना ही एक जरिया है, और कोई कारण नहीं हो सकता। देखो, सिर्फ प्रेशर नहीं डिफाइंड होना नहीं बोल रहे, सिर्फ प्रेशर भी ना डिफाइंड हो या फिर फाइनाइट स्टेप्स में हो रहा हो, तो ये सभी चीजों से हम बोलते हैं इरिवर्सिबल है प्रोसेस। और कोई कारण नहीं हो सकता इरिवर्सिबल के लिए। नहीं, जो मेजर मुख्य कारण है वो तो यही दोनों है यार, मेन पॉइंट्स यही है कि पीवी के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा, पी ऑफ गैस और वी के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा, और दूसरा यही फाइनाइट स्टेप्स में होगा। तो so we can conclude walls should be taken with respect to flow of heat in respective process. Yes, guess आराध्या, yes। तो बेटा ये भी आपको बात समझ आ गई। अब समझ आया यहाँ पे एडियाबैटिक लेना गलत है, कंडक्टिंग ही लेना पड़ेगा, मस्ट। बोथ वाला पॉइंट छोड़ दो, बोथ नहीं। तो भाई क्या क्या समझ आ गया? या तो आइसोथर्मल हो, या आइसोकोरिक हो, या आइसोबारिक हो, कुछ भी हो, वॉल्स हमेशा कंडक्टिंग होंगे, वॉल्स हमेशा कंडक्टिंग होंगे। एडियाबैटिक तो खैर नाम से ही समझ आ रहा है एडियाबैटिक वॉल्स है, तो उसकी बात हम फिर उसमें करेंगे। हाँ, पीवी रिलेशन ना आने के लिए प्रेशर नॉट डिफाइंड होना पड़ेगा, बिल्कुल। तभी पी और वी के बीच में कोई रिलेशन नहीं आ पा रहा है, बीच का प्रेशर ही नहीं पता है। पीवी का रिलेशन आ गया मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस वो चल रहा है ना? यहाँ पे पी जो है पी ऑफ गैस है, स्पेसिफाइड। नाउ लुक, कुछ फॉर्मूलाज इसके डिराइव करते हैं, मुझे बताना। ये मैं फटाफट से बता दे रहा हूँ आइसोबारिक के लिए ही, ठीक है? Q इज इक्वल्स टू ये लगेगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। यस, ये बिल्कुल लगेगा, ये आइडियल गैस के लिए भी लगेगा एंड रियल के लिए भी लगेगा, दोनों के लिए लगेगा। देन डेल्टा U इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, ये किसके किसके लिए लगेगा? ये आइडियल के लिए लगेगा। और अगर सॉलिड्स लिक्विड्स हैं तब क्या लगेगा? सॉलिड्स लिक्विड्स अगर है तब लगेगा NC डेल्टा T। ये पीछे पढ़ा चुका हूं, है ना, ये पीछे पढ़ा चुका हूं। सो ठीक है, अब वर्क का एक फॉर्मूला देखो, वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल
डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल डेल्टा, एक सेकंड में ले रहा हूं, पहले इसको मैं खत्म कर दूं। पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब देखो बेटा, पी एक्सटर्नल और पी ऑफ गैस क्या सेम है? यहाँ पे पी एक्सटर्नल और पी ऑफ गैस क्या सेम है? क्या बोलोगे, सेम है? यस, सेम। तो क्या हम बोल दें कि ये रिवर्सिबल होता है, ऐसा बोल दें? तो बोलना ठीक नहीं, किसी भी बुक्स में ऐसा यूज नहीं करता ये वर्ड है, बिकॉज अगेन वही बात आ जाएगी, फिर ऐसा हो जाएगा कि आइसोबारिक प्रोसेसेस, तो फिर हमेशा रिवर्सिबल ही बोलोगे, तो फिर इससे कोई ये कॉन्ट्राडिक्शन ले आएगा, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसका इरिवर्सिबल वर्जन आएगा ही नहीं, तो इस वजह से नहीं बोलो इसको रिवर्सिबल, ठीक है। चलो, तो पी एक्सटर्नल पी गैस बराबर होगा, जी बिल्कुल, क्योंकि अपन ऐसा करा ही रहे हैं प्रोसेस की थ्रू आउट एक्सेस हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, एक्सेस हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, है ना। तो देखो, एक और कंक्लूजन अपन ये ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस में, अच्छा चलो आते हैं उस पे, पहले इसको मैं खत्म करता हूं। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस पी डीवी, डीवी की जगह पे आप लिख सकते हैं V2 माइनस V1। सो दिस इज वर्क। अब एक और यहां पे फॉर्मूला बनता है, अगर मैं केस लू जहां पे मैं बोल रहा हूं फॉर अ सब्सटेंस, वही बात की नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज, स्पेसिफाइड नॉट अंडरगोइंग केमिकल और फिजिकल चेंज, सॉरी केमिकल या फिर फेस चेंज, अगर फेस चेंज केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, और अगर वो आइडियल गैस है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना इसको, आइडियल गैस है, तो वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी डीवी, और पी डीवी को अपन अगर लिखे, पी डीवी है, पी तो कांस्टेंट ही है, तो पी की जगह पे, पी डीवी की जगह पे व्हाट वी कैन से, कैन वी से एनआर डेल्टा टी ऑल्सो? यस, फाइन है, बिकॉज टेम्परेचर तो बढ़ रहा है ना, तो वर्क इज इक्वल्स टू माइनस एनआर डेल्टा टी, माइनस एनआर डेल्टा टी, ये बोलना भी ठीक है, माइनस एनआर डेल्टा टी, डेल्टा एन, वाई डेल्टा एन, हाँ नहीं, पी एक्सटर्नल पी गैस है, बिकॉज एक्सपेंशन तो यहां भी हो रहा होगा, तो नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं, नॉन यूनिफॉर्मिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये प्रोसेस को डिफाइन ही ऐसे कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हर पॉइंट पे प्रेशर सेम, समझो मेरी बात, हम इसको डिफाइन ही ऐसा कर रहे हैं, एक ऐसा सिचुएशन ही हम मान रहे हैं कि एट एवरी पॉइंट प्रेशर इज सेम, तो फॉर दैट रीजन नॉन यूनिफॉर्मिटी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। So this is how you can find work done minus nr delta t. Sir, here number of moles of are also changing because of the chemicals and there should be, नहीं, not undergoing लिखा है बेटा अक्षित, देखो not undergoing chemical phase change, so how can n change है, only temperature is change, ये वाले प्रोसेस को देखिए। और जब सॉलिड लिक्विड्स की बात करोगे, केमिकल फेज चेंज के लिए भले बनाएंगे हम, वो भी केस मैं बता दे रहा हूं, पहले सॉलिड लिक्विड के लिए देख लो, अगर कोई सॉलिड लिक्विड है तब क्या होगा वर्क, अरे तब तो फिर माइनस पी डीवी है, अब डीवी क्या है, डीवी तो लगभग जीरो ही है, तो वर्क जीरो ही रहेगा,
ठीक है, सॉलिड लिक्विड के लिए वर्क 0 ही रहेगा। और अगर केमिकल फेस चेंज के लिए बात कर रहे हो, केमिकल या फेस चेंज, तब आप यहां पे कहोगे वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डीबी and now what will change since a chemical reaction is taking place, you would say that temperature remains same. So if temperature remains same, pressure remains same, temperature same, so moles will change and work is equals to minus डेल्टा NgRT। आप इस तरह से वर्क का फॉर्मूला, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट अब अगर एक बार आपके हाथ में आ गया तो फिर आप सब कुछ खुद से डिराइव कर सकते हो, पानी की तरह थर्मो 1 के साथ आप खेल सकते हो। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ isobaric. Now let us do adiabatic process, the fourth one and the most complicated one I would say, इन चारों में सबसे ज्यादा complicated है ये, fourth adiabatic process। adiabatic process, अब यहां कंडीशन क्या थी कि कुछ भी हो जाए हीट अंदर बाहर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल एकदम इंसुलेटेड वेसल्स यूज होंगे, इंसुलेटेड वेसल्स यूज, हीट अंदर बाहर नहीं जा रही। तो क्या अब आपको ये बात समझ आ रही है कि शायद अब बताना नहीं पड़ेगा, इतना कुछ समझ आ गया आपको? क्या इसमें टेम्परेचर चेंज होगा? क्या इसमें टेम्परेचर चेंज होगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, यस यस होगा ही होगा, है ना, बिकॉज एक्सपेंशन हुआ तो सिस्टम ने वर्क किया, वर्क किया मतलब एनर्जी ट्रांसफर किया, उसकी एनर्जी कम हुई तो टेम्परेचर कम हो गया। अब बाहर से तो हीट मिलने वाला नहीं है क्योंकि आपने वेसल को इंसुलेट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लॉ से देखो, यू वुड से डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर आप ऐसे देखोगे ना, तो यू वुड फाइंड दैट क्यू इज 0, सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो यहां पे समझो आप अपने जेब से खर्च करके काम कर रहे हो, आपका इनकम नहीं है, कुछ जेब से खर्च कर रहे हो, ऐसा बिजनेस है जहां आप बर्न कर रहे हो, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, यू आर स्पेंडिंग द इंटरनल एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, सो आप ठंडे पड़ जाओगे, पक्की बात है, ठंडे पड़ जाओगे आप। तो जब एक्सपेंशन होगा, अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया क्या मैं गलती कर दिया मैं। देख, एक्सपेंशन जब होगा तो आपका इंटरनल एनर्जी कम होगी, और टेम्परेचर भी गिरेगा, मतलब एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। एंड कंप्रेशन के वक्त क्या हो रहा होगा? कंप्रेशन के वक्त आप वर्क सिस्टम पर कर रहे हो तो सराउंडिंग ने सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर की, किसके थ्रू? वर्क के थ्रू, ठीक है। तो कंप्रेशन हुआ और यहां पे इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो गर्मी भी बढ़ गई है और हीटिंग इफेक्ट आएगा, अब यहां वर्क का फॉर्मूला
तो मजेदार है, आप सिर्फ NCV डेल्टा टी मार दो, है ना, बिकॉज इट इज डेल्टा यू, और हम रियल गैस की बात कर ही नहीं रहे, हम तो भाई आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। सो सिंपली वर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा यू इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी। तो यहां से एक बात और समझ आती है कि फॉर अ गैस, फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, जब वो कोई प्रोसेस कर रहा है, स्पेसिफाइड दैट नॉट केमिकल या फेज चेंज नहीं हो रहा है, केमिकल या फेज चेंज नहीं हो रहा है, वो कोई प्रोसेस कर रहा है अदर देन केमिकल और फेज चेंज, तो डेल्टा टी पर डिपेंड कर रहा है वर्क। मतलब कौन ज्यादा गर्म करेगा या कौन ज्यादा ठंडा करेगा, उससे हम बता देंगे कि वर्क कितना हुआ है, डेल्टा टी। ठीक है, तो जितना ऐसे करके सोचो आप इसमें, जितना ज्यादा कूलिंग प्रोड्यूस हुआ हम बोलेंगे उतना ज्यादा वर्क हुआ है। अब यहां एक मजेदार बात क्या है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात अपन को समझ में आ गई। लेकिन देखो, अब एक बात यहां पे देखो बेटा, जब आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बात कर रहे थे आइसोथर्मल में, ध्यान से समझना, मानो आप P1 V1 T1 पर थे, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप P1 V1 T1 पर थे और इससे जा रहे थे आप P2 V2 T1 पर रिवर्सिबली। क्या इरिवर्सिबल में यही इनिशियल स्टेट रख पाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और क्या यही फाइनल स्टेट इरिवर्सिबल पे रख पाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों नहीं? P2 V2 T1 आप सिंपली देख सकते हो, वही कंटेनर, उसी पीस को आपने यहां पे क्रश करके रख दिया, तो आप उसी प्रेशर से फाइनल उसी वॉल्यूम पर उसी प्रेशर पर पहुंच सकते हो, क्योंकि आपका टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है। आपका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, वॉल्यूम आपके हाथ में है कि भाई मेरे को यहीं तक एक्सपैंड कराना है। तो अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, वॉल्यूम आपके हाथ में है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली उतना ही रहेगा, या फिर प्रेशर आपके हाथ में, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में कोई एक चीज तो आपके हाथ में है ना, समझ पा रहे हो? कोई एक चीज आपके हाथ में, आप चाहो कि मैं इसको इस प्रेशर तक ही एक्सपैंड कराना चाहता हूं, आप करा सकते हो। आप चाहो मैं इसको इस वॉल्यूम तक ही एक्सपैंड कराना चाहता हूं, तो भी आप करा सकते हो। आप लगा दो पिस्टन जहां चाहते हो, ब्लॉकर लगा दो जहां चाह रहे हो। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम में कोई एक चीज हमारे हाथ में है और टेम्परेचर वो हमारा सपोर्ट कर रही है कि भाई मैं चेंज नहीं होऊंगा, और मैंने प्रेशर वॉल्यूम में से किसी एक चीज को चेंज होने से रोक लिया, तो तीसरी चीज ऑलमोस्ट सेम ही आएगी। तो यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि आइसोथर्मल में क्या हो रहा था कि we can achieve the same initial and final state. we can achieve same initial and final state for isothermal reversible and irreversible process। दोनों के लिए सेम इनिशियल फाइनल स्टेट हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या लगता है एडियाबैटिक में ऐसा कर पाना संभव होगा? एडियाबैटिक में ऐसा कर पाना संभव होगा? देख लेते हैं सर क्या जा रहा है। देखो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, खैर अभी इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है, देखो रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, वर्क डन तो सेम नहीं होगा। होगा क्या? वर्क सेम होगा क्या? कंप्रेशन कराओ, एक्सपेंशन कराओ, क्योंकि वर्क का जो रूट फॉर्मूला है वो तो यही है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। इसी से सोचो,
क्या वर्क सेम होगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए? क्या वर्क सेम होगा? जल्दी से बताओ। कभी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि उधर प्रेशर जो है एक्सटर्नल वाला वो कांस्टेंट है और इधर जो प्रेशर है एक्सटर्नल वाला वो वेराइंग है, तो ये तो सेम नहीं हो सकता। वर्क कंपेयर करने के लिए स्टेट सेम होना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस पर, अभी तो काफी बात करना है इस पॉइंट पे। वर्क कंपेयर करने के लिए स्टेट सेम होना पड़ेगा। अभी इस पे बात करते हैं तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से वर्क को कंपेयर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सेम वॉल्यूम तक गया तो भी तो वर्क कंपेयर हो सकता है बेटा। सेम वॉल्यूम तक गया मान लो, कर लो कंपेयर वर्क। इस वॉल्यूम से दोनों, इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम तक गए, दो दो पिस्टन है, एक रिवर्सिबल करा रहे हो एक इरिवर्सिबल। बोला गया है कि दोनों इस वॉल्यूम तक गए, तो किसने ज्यादा वर्क किया? कर सकते हैं कंपेयर, है ना। सो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो देखो, अगर आप P1 V1 T1 पे रखे हो और अब आप जा रहे हो P2 V2 T2 पर, मैंने कहा कि मैं सेम वॉल्यूम पर जा रहा हूं, सेम फाइनल वॉल्यूम। आप सेम फाइनल प्रेशर पे भी जा सकते हो। बार बार बोल रहा हूं इस बात को, जो भी बच्चा पहली बार पढ़ रहा है अच्छे से सुने और समझे। प्रेशर वॉल्यूम आपके हाथ में है, आप किसी भी एक चीज को कंट्रोल कर सकते हो। मैं यहां पे कह रहा हूं मैं सेम फाइनल वॉल्यूम पे जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सेम फाइनल वॉल्यूम पे जा रहा हूं। तो सेम फाइनल वॉल्यूम मतलब इधर P2 V2 T2 और इधर ये इनिशियल तो मेरे हाथ में ही है भाई, इनिशियल तो मेरे हाथ में, और मैं सेम फाइनल वॉल्यूम V2 पे जा रहा हूं। अब एक बात ये समझ आ गई कि सेम फाइनल वॉल्यूम पे वर्क रिवर्सिबल और वर्क इरिवर्सिबल कभी सेम नहीं होगा। सभी बच्चे अग्री करते हैं इस बात के साथ, ये सेम नहीं होगा। सभी बच्चे इसके साथ अग्री करते हैं, जी हाँ। और जो वर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो तो सीधे सीधे कौन कितना ठंडा गर्म कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टी पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर वर्क सेम नहीं है तो डेल्टा टी क्या सेम रह सकता है? अरे भाई, वर्क ही सेम नहीं है तो डेल्टा टी भी सेम नहीं होगा। और अगर डेल्टा टी सेम नहीं है तो फाइनल टेम्परेचर अगर यहां T2 है तो यहां T2 तो नहीं हो सकता, यहां कुछ और होगा, यहां T2 डैश होगा। आगे ये सब भी बताऊंगा, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा वो सब भी बताऊंगा। अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अभी कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा अभी मत पूछो, बीच में घुस जाएगा, अभी सब कुछ बताऊं। पहले बस इस पॉइंट को समझो। तो ये बेटा V2 है, ये T2 डैश है। तो अगर ये टेम्परेचर अलग है सेम वॉल्यूम पे तो क्या प्रेशर सेम होगा? नहीं होगा, प्रेशर भी अलग होगा, प्रेशर भी अलग होगा। कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा उसकी बात अभी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अभी मैंने बस इतना बताया है कि वर्क अलग होगा। वर्क किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा वो नहीं बताया अभी, तो उस पे पॉइंट पे बात ही नहीं करूंगा। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, ध्यान से देखो। तो यहां पे क्या कह सकता हूं मैं, एक बात आप समझ गए कि इसमें जैसे यहां पे मैंने लिखा था वी कैन अचीव द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, लेकिन एडियाबैटिक में वी कैन नेवर अचीव द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। यही लिख दे रहा हूं बीच में, वी कैन नेवर अचीव। कल मैंने कहा था कि चौथा लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की क्लास में आपको समझ आ गई होगी ये बात, है ना? समझ आई कि नहीं बताओ? वी कैन नेवर अचीव सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल एंड irreversible process. So this was an important conclusion and this was also an important one. और ये मत सोचना कि सेकंड लॉ जो है वो इंडिपेंडेंट है, पूरा फर्स्ट लॉ काम आएगा उसमें भी, ठीक है?
तो पूरा एकदम लाइन से पढ़ते चलो आगे। तो ये हमने लिखा, और एक कंक्लूजन और लिख रहा हूं मैं, वर्क किसका ज्यादा होता है। ठीक है, फिर से वही कर रहा हूं, पहले कंक्लूजन लिख रहा हूं फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो वर्क रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मैग्नीट्यूड, वर्क रिवर्सिबल की जगह इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आइसोथर्मल में कौन ज्यादा होता था सर? एक्सपेंशन ज्यादा होता था। यहां भी कौन ज्यादा होगा? एक्सपेंशन ज्यादा होगा। क्यों? अभी एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले कंक्लूजन लिख रहे हैं। वर्क रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, वर्क एडियाबैटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन, वहां भी कंप्रेशन ज्यादा होता था, यहां भी कंप्रेशन ज्यादा होता है। विल एक्सप्लेन दिस लेटर, विल एक्सप्लेन दिस लेटर इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तो अगली क्लास में हम एडियाबैटिक प्रोसेस और कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स करेंगे, और अगली क्लास में मैं आपको फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दूंगा होमवर्क के तौर पे, एंड दैट यू विल बी डूइंग, and then we will study the drawback of the first law followed by the second law of thermodynamics. So in 5 lectures we have completely covered first law of thermodynamics with as much as detail as much possible. ठीक है, तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।